was asking we have to convert this 60 cent into dollars as well, right? Because I converted it to make the units same. Yes, inshallah, we will see. Let's. Ma'am, G. so I was asking, I converted that 60 cents into dollars as well. So we have to keep the unit same or it doesn't matter? No, of course you have to keep the unit same. Like if you are using the cent, Yeah, then both have to be in cents. If you're using dollars, then both have to be in dollars. You can't just use one yeah, I cent, converted one it. dollar. So then let's check the answer. We have two answers 11.8 and two answers 19 point something. So the answer is 19.8%. Okay. So I hope this makes it clear. And let's move on to the next question. Happened. Why is it not coming? भाई पीडीएफ कह रहे हैं आज की क्लास बहुत हो गई, बंद करो। बहुत रोजा लग गया सबको, बहुत करा लिए सम्स। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। So let's see another sum, and the sum is right in front of you. Here. Good. Now, अभी हमने जो किया वो हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किया। अब जो हम सेकंड तरीका के ई फाइंड आउट करने का करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय आर ई। Growth is equals to B multiplied by RE. Please write this down. This is the second formula to find out KE. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एग्जाम में ग्रोथ गिवन ही नहीं है, डिविडेंड ग्रोथ गिवन ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो ग्रोथ फिर ऐसे निकलेगी और फिर ये ग्रोथ निकाल करके फिर आप अपना अल्लाह भला करे के ई निकालोगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। बी इज इक्वल्स टू, लिख लीजिए, बैलेंस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड, and R is equals to return on reinvested funds. Please write this down. V is equals to balance percentage of profits reinvested and R is equals to return on reinvested funds. Here is the question. Illustration है छोटी सी. If a company retains 65% of its earnings, अगर कोई कंपनी 65% अपनी अर्निंग्स को रिटेन करती है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, बी हो गया या आर ई हो गया? बी हो गया। ठीक है। For capital investment projects, it has identified and these projects are expected to have an average return of 8%. ये क्या हो गया? RE. Then dividend growth can be estimated as G is equals to BRE, 65% multiplied by 8%, 5.2%. Straight forward. Simple. आ जाइए, बड़ा सिंपल है ना। आइए एग्जाम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कीजिए, तब पता चलेगा। Try this out yourself and then we shall discuss.
अच्छा, इसमें एक चीज है जो मैंने डिस्कस नहीं की। मैम 28%। 28%। ओके शाजिब, ओके, थैंक यू। इसमें एक चीज है जो मैंने डिस्कस नहीं की आप लोगों से। कम डिव शेयर प्राइस किसे कहते हैं? व्हाट इज कम डिव शेयर प्राइस एंड व्हाट इज एक्स डिव शेयर प्राइस? बहुत आसान है। कम डिव शेयर प्राइस का मतलब होता है कि ये वो शेयर प्राइस है कि जिसमें डिविडेंड शामिल है। लाइक फॉर एग्जांपल $10, तो $10 के अंदर डिविडेंड की अमाउंट भी शामिल है। यानी अगर फिर डिविडेंड की अमाउंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं $2 है, तो आप समझ जाओ कि फिर शेयर प्राइस जो है वो एक्चुअल में $8 है। 10 - 2 $8। ये आपकी शेयर प्राइस है। कम डिविडेंड शेयर प्राइस का मतलब है इसमें डिविडेंड इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स डिविडेंड। वेराज एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस जो होती है उसमें डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं होता। यानी $10 अगर बता रहे हैं तो इसमें डिविडेंड अमाउंट शामिल नहीं है। दिस इज प्योरली द शेयर प्राइस। बस ये डिफरेंस है। अब आप सवाल कीजिए और बताइए। शाहजेब का हो चुका है, जल्दी से आप लोग भी फिनिश कीजिए। शाहजेब आप कौन से शहर से हैं? इस्लामाबाद में। ओह, आई सी। जल्दी जल्दी, क्या हो गया? 2 मार्क का सवाल है, इतना ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मोइजुद्दीन क्या है? नहीं आ रहा, ओके। चले जी, डिस्कस करते हैं। आरबी कंपनीज करंट कम डिविड शेयर प्राइस इज $1.45। यानी कि इस वक्त इस शेयर प्राइस में क्या चीज शामिल है? डिविडेंड। विच विल फॉल टू 1.25 आफ्टर द डिविडेंड इज पेड। यानी कि इसकी प्राइस डिविडेंड पे करने के बाद क्या हो जाएगी? 1.25। तो यानी एक्चुअल में शेयर प्राइस क्या है? 1.25। यानी ये क्या हो गया? पी नॉट। याद है फॉर्मूला? के इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 + जी डिवाइड बाय पी नॉट प्लस जी। तो वहां का पी नॉट हमें मिल गया। आरबी कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन फंड्स दैट आर इन्वेस्टेड इज 30%। 30% क्या हो गया आपका? आर ही हो गया। और ये 60% क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। वेरी गुड। आपने शाहजेब इसको बी किया, 60% को। जी मैम। यस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो जी निकालना है हमने। जी इज इक्वल्स टू बी आर ई। यानी कि आप क्या करोगे? 60% मल्टीप्लाई बाय 30%, ऐसा ही है। ग्रोथ रेट क्या आ रही है? 0.18। 18% आ गया, और 18%। शाहजेब आपकी यही आई है? नहीं, मेरी तो मैम 12% आई है। 12%? अगर 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 ही आएगी ना। 12 कहाँ से आएगी? मैम ये देखे ना, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है ना, तो इससे अच्छा, मैं रिटेंशन समझ रेशियो गई। निकालने के लिए मैं हमेशा। समझ गई, 1 मिनट बाकियों को जरा समझने दें। समझ गई है, ठीक है। 18%। अच्छा, अब आइए, अल्लाह भला करे, हमें निकालना क्या है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई इज इक्वल्स टू डी नॉट 1 + जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। अब यही जी जो 18% निकाला है सब जगह अप्लाई कर दो। और डी नॉट क्या है? लास्ट डिविडेंड पेड। लास्ट डिविडेंड पेड क्या है? 1.45 माइनस 1.25। 1.45 माइनस 1.25 करोगे तो डिविडेंड ही तो निकलेगा। तो डी नॉट की फिगर आ जाएगी इधर।
ग्रोथ आप लोगों ने निकाल ली है 18%, शाजिब की 12% आ रही है, देखेंगे क्यों आ रही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट, पी नॉट क्या है 1.25, सिंपल, निकालो के ही। जल्दी जल्दी। हो गया, क्या आंसर आ रहा है? भाई सिंपल, अब कैलकुलेशन करनी है उसमें भी तुम लोग को मसला हो रहा है, अजीब। 36.88 आ रहा है, 36.8, आपका भी 36.88। शाहजेब आपका क्या आया था? 28। 28, अच्छा जी, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। टडाउन, ये क्या हो? देखो, सोल्यूशन देखो, 29.92। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मेरा इतना ही आया है, 28 ऑप्शन अवेलेबल था, उतना मैंने बोल दी। ये देखिए जनाब, बी तो यहाँ पे 40 लिया है, ये क्या खेल हो गया हमारे साथ? ये तो मजाक है भैया, इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लिया करो। देखो क्या लिखा है तुम लोगों ने, बी क्या है? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रेशियो। यहाँ क्या लिखा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। प्रॉफिट में से डिविडेंड दोगे, जो बचेगा वो तुम्हारा रेशियो है, जो बी है वो प्रॉफिट है ना। तो 100 में से 60 माइनस करोगे तो जो 40 बचेगा ना, दैट इज योर बी। ओ, यही तो होता है एग्जाम में भी। ध्यान, सब सही करके आए थे, पता नहीं क्यों 49 पे रुक गया। ये होती है सिली मिस्टेक। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ गिवन है, और हमारा बी क्या है? प्रॉफिट पे आउट रेशियो या प्रॉफिट रिटेंशन रेशियो है। तो लिहाजा 100 - 60 करेंगे, 40% आया, मल्टीप्लाई 12% पर आया। उसके बाद केई में अप्लाई करेंगे तो 29.92 आना चाहिए। भैया शाहजेब जरा बताना तो 28 कहाँ से आया तुम्हारा, कहाँ गड़बड़ की है? नहीं, मैं मेरा आया 29 ही था, मैं 29 पे देखा ही नहीं, मैंने कहा 28 अवेलेबल है, यही बोल देता। बहुत जल्दी में थे, आंसर पे पहले दूंगा भाई। ठीक है भाई, एग्जाम में ऐसा ना करना, ख्याल रखें। अच्छा जी, बात समझ आ गई यहाँ तक, अब आगे आइए। ठीक है, आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे। आगे जो कहानी है और बहुत ज्यादा पेचीदा होती जाएगी, हैवी डोज होता जाएगा। रमजान है तो हम हल्का फुल्का जरा चलेंगे, 1.5 घंटे की क्लास बहुत है। मगर जैसे ही रमजान से हम फारिग होंगे तो हमने 3 घंटे की क्लासेस करनी है। 2 घंटे प्रॉपर लेक्चर हो रहा होगा, 1 घंटा प्रॉपर आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होगी, या हो सकता है बीच बीच में ही मैम, प्रैक्टिस चल रही होगी, वो देख लेंगे हम जिस तरह भी। और इसमें एक, मैम वन मोर क्वेश्चन। जी शाजिब जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट, में एक चीज आप लोगों को बता दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरी सब। अच्छा जी, अब इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम की अप्रोच क्या होगी? हम ये पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर स्टार्ट होने से पहले इसकी अप्रोच को समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर है ना, तो लोग अब अपने आप को ये मत समझो कि हम अकाउंटेंट्स हैं। कृपया करके आपने जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होना है और अभी इस सब्जेक्ट को जो हमने स्टार्ट किया है ना, आपका माइंड शुड बी वर्किंग लाइक एन एक्सपर्ट, experienced financial manager।
यानी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि जाओ कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट क्या आ गया, जाओ कैलकुलेट करके बताओ फलाना क्या हो रहा है, जाओ कैलकुलेट करके बताओ ये क्या है। नो, आपसे ये बोला जाएगा हमारे पास 10 मिलियन है बैंक में, क्या करें इसका। आपको बहुत क्रिटिकली, टेक्निकली एनालाइज करते हुए, यूजिंग द फाइनेंशियल टेक्निक्स आपने प्रिस्क्राइब करना है, कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन देनी है कि भाई इस पे इन्वेस्ट करो। हमारे पास इस वक्त मार्केट में ये 3 ऑप्शंस हैं और तुम्हारे बिजनेस के लिए इन 3 ऑप्शंस में से ये वायबल सबसे ज्यादा है। क्यों? जाहिर है, जो आपकी जो क्लाइंट होगा जो आपसे मशवरा लेने आए हैं, वो आपको बोलेगा क्यों, मुझे प्रूफ दिखाओ, तुम्हें क्यों लग रहा है कि प्रोजेक्ट ए ही ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर आप उसको दिखाओगे, देखो बेटा ये रिस्क है, ये रिटर्न है, ये हमने कैलकुलेशंस की हैं, ये टेक्निक्स अप्लाई की हैं, तो उससे पता चला है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट ए का मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न है, या तुम्हारा प्रोजेक्ट बी का मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न है, और इस वक्त ये रिस्क लेना अक्लमंदी होगी। Whatever will be your suggestion will be as per according to the financial techniques, but now you are a consultant, you are financial manager। आप पैसों को मैनेज करना जानते हो, कितना इक्विटी में डालना है, कितना लोन लेना है। एक होता है पैसा कमाना आना, एक होता है पैसे को संभालना आना। तो आप पैसे संभालने वाले हो, कमाने वाले नहीं हो, ना ही कॉस्ट कटिंग वाले हो। संभालते कैसे हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेंगे, ये सब डिपिक्ट करेगी कि आपके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है। जितनी आप फाइनेंशियल लिटरेट बंदे होगे अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी, जाती जिंदगी में भी, और अपने प्रोफेशन में भी, उतना ज्यादा आपके पास पैसा सस्टेन करेगा। कमा तो इंसान लेता है बट यूं निकल भी तो जाता है। तो उसको सस्टेन कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है, लॉन्ग टर्म इदारे के बेनिफिट्स कैसे सोचने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, वाइज इन्वेस्टमेंट जिसमें से आता रहे पैसा आपके पास, लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस पर्सपेक्टिव से इस पेपर को देंगे। दूसरी अहम बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर 80% कैलकुलेशन है तो 20% थ्योरी है। यानी जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कंसल्टेशन, तो ये कंसल्टेशन आपने लिख लिख के बतानी है एग्जामिनर को, कमेंट्स देने हैं या जो भी वो सजेशन मांग रहे हैं। हाँ, ये थ्योरी 2 मार्क की होगी, 3 मार्क की होगी, 5 मार्क से ज्यादा की थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, 5 मार्क की होगी मैक्सिमम मैक्सिमम। कोई अगर आप बड़े अनलकी निकले तो आपका शायद पूरा सवाल कोई 10 मार्क का थ्योरी का आ जाए तो आ जाए, लेकिन बहुत कम होता है कि थ्योरी 10 मार्क का दे दें, बहुत शादो बाद होता है। बट है, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो कैलकुलेशन 80% है, 20% थ्योरी है। थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मजेदार है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाहिद पेपर है ना कि जिसमें मैं बोलती हूँ कि जैसे स्कूल डेज में कभी कोई टीचर तुम्हें बोला करती होगी कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, तो मैं वो टीचर हूँ कि मैं बोलती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसका पेपर स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसका सिलेबस ही ऐसा। पेपर स्ट्रक्चर क्या है, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स सेक्शन ए सेक्शन बी, एंड आपके 20 सिर्फ 40 मार्क्स आपकी थ्योरी है, सिर्फ सॉरी 40 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी। तो 20-20 जो एमसीक्यू बेस्ड है ना आपका, 30-30 एमसीक्यू बेस्ड है ना, जो आपका 30-30 60% आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो अगर मरे से मरे, मतलब मैं बोलती हूँ कि मरे से मरे कम से कम पढ़ के जो पढ़ने वाला बच्चा है, कम से कम 40 तो आए ना 60 में से। और जो बाकी तुम्हारे 40 बचे उसमें से कम 50% तो लाओ ना, 20 मार्क्स तो लाओ ना। तो मरे से मरे, तुम जो पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहे हो, बगैर पढ़े बैठने वाले की, जो पढ़ के बैठ रहे हैं, मरे से मरे उसके 40 + 20 60 तो आ ही सकते हैं। यानी ये मैंने आपको बेस लाइन बता दी कि 60 से नीचे नहीं आने चाहिए आप लोग। और मैक्सिमम अगर मैं मतलब 100 पे नहीं भी जाऊं तो मैक्सिमम अगर आप 60% में से 30 और 30 60% में से आप 50 भी अटेम्प्ट कर लो, और इधर 40 में से आप चलो 20 ही रखते हैं, 20 रखते हैं, तो फिर भी कितना आ गया आपका, 70 80 आराम से आ सकते हैं। कहने का मकसद ये है, 60 से 80 के दरमियान आराम से कहानी, 60 से कम तो कहानी ही नहीं है, और 80 के लिए आप टारगेट आराम से कर सकते हो। ये ऐसा पेपर है कि इसमें 100 भी आ सकते हैं इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू डू इट, इफ यू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर का माइंड किस तरह चल रहा है, और उस वक्त एग्जाम में आप परफॉर्म कर लो तो बात बन सकती। तो एम हाई, टारगेट हाई। नाउ आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज,
एनीथिंग किसी के भी जहन में आ रहा है, पूछे। जी शाजी। ये वो मुझे जवाब मिल गया है, आप वो बात करके मुझे पता चल गया, थैंक यू। योर वेलकम जी। कोई और सवाल? अच्छा, अब कोर्स खत्म कब होगा या क्या सीन है? तो आज जो तारीख है ना, वो अल्लाह भला करे आपका, आज 17 पे हम खड़े हैं। हमने हफ्ते में 3 दिन मिलना है। तो इस हफ्ते हम आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, परसों मिल रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। फिर हम 24 तारीख, 25 और 26 को मिल रहे हैं, फिर हम नहीं मिलेंगे, फिर हमारा एक हफ्ते का गैप आएगा, जाहिर है ईद वीक आ जाएगा, एक हफ्ते का हमारा गैप। फिर उसके बाद हम जब दोबारा मिलेंगे ना, तो इंशाल्लाह हम 3 घंटे का आराम से हम क्लास लेंगे और फुल फ्लैग चलेंगे, इस पेपर को देंगे, ध्यान देंगे, टेक्निकल आर्टिकल्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, मगर पहले मुझे आप लोग का एक बेस तैयार करनी है। तो वो बेस हम स्कोर सेक्शन से शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह करते रहें। अच्छा। मैम अभी अभी 1.5 1.5 घंटा ही मिलेंगे, हाँ, तीन अब तीन दिन। तो हफ्ते 1.5 घंटे में, ठीक है भैया, ख्याल कर लो, रोजेदार रोजेदार की दुआ ले लो, ठीक है। अच्छा, तो नहीं, ये मैंने तो पूछा ही है मैम। ठीक है, तो मजाक कर रहे हैं यार, हमारे क्लास में मस्ती मजाक भी चलेगा इंशाल्लाह। तो चले, मार्च 17 को हम खड़े हैं, जून में हमारा पेपर है। मार्च को तो आप एक तरह से छोड़ ही दें, अप्रैल पूरा हमारा जा रहा होगा, मई भी तकरीबन तकरीबन मेरी कोशिश तो होगी कि मई सेकंड वीक का कंप्लीट करवा दूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, थर्ड वीक पे भी कहानी जा सकती, ठीक है। बट इंशाल्लाह हमने 3 घंटे का प्लान किया ना, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ मई तक, उम्मीद है मुझे। लेकिन जाहिर है बीच में मॉक्स वगैरह ये सब भी हमने देने हैं, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस का तो झगड़ा बहुत लगाऊंगी मैं इंशाल्लाह, आपको कोई इरादा तो मेरा यही है, लेकिन थोड़ी सी बेस बन जाए फिर इंशाल्लाह हम आएंगे। अच्छा, ये वांटेड ऐसा है ना एफएम, कि इसमें आप जैसे मैंने बताया ना 5 सेक्शंस हैं, तो आप इन 5 सेक्शंस को, अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने ये सेक्शन करा दिया तो आओ इसके लॉन्ग क्वेश्चन में जंप करते हैं, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ना कोई दूसरा सेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। तो जिस वजह से शायद मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे आने पे थोड़ा डिले करूं, लेकिन एमसीक्यू एमटीक्यूज तो हम साथ साथ ही कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें मसला ही यही है कि एफएम जो है ना, इंटीग्रेटेड टॉपिक, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसका इसके सेक्शंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये इंटीग्रेटेड है। इसके सवालात भी ऐसे ही आएंगे, मतलब एक होता है ना कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही इन्वेस्टमेंट का भी एक पोर्शन होगा, और वर्किंग कैपिटल का भी पोर्शन होगा, और टैक्स का भी पोर्शन होगा, और नीचे थ्योरी भी होगी, और फिर कमेंट्स भी होगा, तो सब एक आपको जम्बल्ड अप क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होने होंगे, कहीं ना कहीं हर टॉपिक की कोई ना कोई टेस्टिंग हो रही हो। लिहाजा इसलिए हम इसको बिल्कुल अलग थलग सेक्शन वाइज नहीं कर सकते कि हाँ अब ये सेक्शन हो गया, अब इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लो। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल भी घुस के आ रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं टैक्स भी घुस के आ रहा होगा। तो फिर जब तक हम वर्किंग कैपिटल, टैक्स और ये 3 4 बेसिक टॉपिक्स नहीं कर लेते, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे नहीं ला सकती, ठीक है। तो इसलिए जितनी क्लासेस में नहीं आ रहे लॉन्ग क्वेश्चंस, ये मत सोचना अभी तक मैम ने कराए नहीं, अब तक करेंगे, सब करेंगे, क्लास में ये रगड़ा लगेगा सही। ठीक है जी, ना बहुत सारा ख्याल रखें, आज की क्लास यहीं तक। हम जो दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनका कोई एरिया कर सकते हैं कि ये रहेंगे यहाँ? मैं वही आपको बता रही हूँ कि इन्होंने जो एरियाज दिए हुए भी है ना, फिर भी उसमें इंटीग्रेटेड चीजें, नॉलेज है सारी, आपकी मुकम्मल नॉलेज के बगैर कुछ नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये सवाल किया, अचानक से कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड आ गया, अब आपको पता ही नहीं था कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड क्या है। तो इस तरह से हम कोई भी, अभी आप देखिएगा ना, जस्ट अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, अ, हालांकि अभी हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया तो इसमें क्या था, इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी आ गया और इसमें बीआरई भी आ गया, दोनों आया कि नहीं आया। तो इस तरह इंटीग्रेट हो जाती हैं चीजें, जब हम छोटे छोटे डिफरेंट पजल्स चंक्स कर रहे होंगे, फिर हम एक जगह जमा करके उसका पूरा क्वेश्चन आ रहा हो। तो एटलीस्ट हम मिनिमम 3 सेक्शंस तो अपने कंप्लीट करें ना, तो हम कोई क्वेश्चन फुल फ्लेज उठाएं भी तो मजा भी आए सवाल करने में, याद है वो टॉपिक का ये था, ये था, ये रूल है, ये फलाना है। ठीक होगी कहानी, चलो जी, ना ख्याल रखें, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। टेक केयर।